मैं कमिंग। यस कम। गुड मॉर्निंग सर। बैठ। थैंक यू सर। बिना नाम बताइए अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे। सर मैंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में स्कूलिंग सेंट पॉल स्कूल उदयपुर से 2017 में 10th पास की, 2019 में 12th पास की। उसके बाद मैंने अपनी BA LLB ऑनर्स की पढ़ाई 2024 में इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी से पूरी की। मैं एकेडमिक्स के अतिरिक्त बैडमिंटन एज ए स्पोर्ट परस्यू करता हूँ। अच्छा। स्पोर्ट्स में बैडमिंटन, अभी लेटेस्ट क्या न्यूज है बैडमिंटन की है वो? सर अभी जो वर्ल्ड टूर फाइनल्स चल रहे हैं, वर्ल्ड टूर चल रहे हैं, उसमें सात्विक और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है, उन्होंने अभी सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। या लूज कर दिया है? सर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, उसके बाद सर जो उसके बाद में अपडेटेड न्यूज। आज का नहीं देखा पेपर? सर आज का पेपर पूरी तरह से नहीं देखा। कोई बात नहीं। आपने LLB ऑनर्स से किया, BA LLB ऑनर्स से किया है आप? जी सर। तो निर्मा यूनिवर्सिटी की जो BA LLB है वो काफी प्रेस्टिजियस कोर्स है, तो क्या आपने है वो यहाँ राजस्थान जो जुडिशियल सर्विस है उसमें अपने अपने आप को है वो अप्लाई नहीं किया? सर जुडिशियल सर्विसेज बहुत नोबल सर्विसेज हैं, जहां आपको पब्लिक सर्विस की एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, परंतु मेरा रुझान शुरू से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ ही रहा है। उसका रीजन ये हो सकता है कि जो नेचर ऑफ सर्विस है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल अपॉर्चुनिटीज और फील्ड वर्क जैसी, उस वजह से मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं इधर ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगा। फिर आपने LLB को क्यों चुना था अपने ग्रेजुएशन? सर LLB को चुनने का मेरा कारण था कि जो लॉ की शिक्षा है वो वर्तमान में प्रशासन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जो जिस प्रकार से प्रशासन का स्वरूप बदल रहा है दिनों दिन, लॉ की शिक्षा प्रासंगिक है। जैसे मुझे बताएं कि है वो यहाँ है वो लॉ की जरूरत है। सर जैसे आजकल एग्जीक्यूटिव बॉडीज को क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स दी जा रही हैं, तो उसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन करना आवश्यक है अपने निर्णयों में। एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी सर ट्राइब्यूनल्स जो बनाए जा रहे हैं उनमें भी जो है बहुत बार जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर्स दोनों ही पार्ट होते हैं ट्राइब्यूनल्स का, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग अपॉइंट होते हैं। ये जो हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट्स में है वो इतनी ज्यादा है वो पेंडेंसी चल रही है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? सर ये जो बर्डन ऑफ लिटिगेशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है दिनों दिन, क्योंकि सर नंबर ऑफ केसेस जो फाइल हो रहे हैं वो जो डिस्पोज हो रहे हैं उससे ज्यादा है। परंतु अभी इसको सॉल्व करने के लिए कई तरह के नवाचार भी किए जा रहे हैं जुडिशरी के द्वारा, जैसे कि अभी जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने बोला था कि जो महीने में 2 सैटरडे जो है वो वर्किंग बनाए जाएंगे किसी भी हर जुडिशियल ऑफिसर के लिए। और जो इवनिंग शिफ्ट में जो जोधपुर में चालू करने की बात चल रही है कि इवनिंग शिफ्ट में भी कोर्ट चला करेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये अरावली के बारे में जो अभी जो डिसीजन आया है वो हाई कोर्ट का है सुप्रीम कोर्ट का है? सर सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट। इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? सर केंद्र सरकार ने अरावली की संशोधित परिभाषा रखी थी कोर्ट के सामने, कोर्ट ने उसे स्वीकार किया है इसमें इस जजमेंट में। और जो परिभाषा ये थी कि जो आसपास की भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर जो पर्वत है उन्हें अरावली माना जाएगा, उससे नीचे वालों को अरावली नहीं माना जाएगा। तो अभी इसको अरावली बचाओ एक मूवमेंट चल रहा है, तो इस फैसले के खिलाफ वो मूवमेंट तो है वो? सर वो परिभाषा के खिलाफ की ये जो परिभाषा है इसमें 90% अरावली जो है वो परिभाषा से बाहर हो जाएगी और उसमें खनन जो है वो बढ़ेगा, जिससे कि कई सारे इकोलॉजिकल नुकसान हो सकते हैं। इस वजह से आंदोलन किया जा रहा है। तो इकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होंगी। जी सर। तो इस फैसले की गुणवत्ता के आधार पे यदि हम आपसे कहें कि आप तो लॉ के एक्सपर्ट हैं, तो कैसा फैसला करेंगे आप इसमें? सर जो परिभाषा अरावली की परिभाषा देने का काम है वो सेपरेशन ऑफ पावर को देखा जाए तो केंद्र सरकार का ही काम है। और जो केंद्र सरकार ने कोर्ट में परिभाषा प्रस्तुत की, कोर्ट ने बस उसे स्वीकृति दी है। जो परिभाषा बनाई गई है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है। यदि इसमें कोई इसमें पर्यावरण को नुकसान है तो इसमें याचिका लगा के पुनः कोर्ट के पास जाया जा सकता है। फ्लाइंग काइट ये भी आपकी है वो?
जी सर, मैं मतलब हॉबी। पतंग उड़ाते हो आप? हाँ सर, तो उदयपुर में पतंग कब उड़ाए जाते हैं? सर निर्जला एकादशी के मौके पर उड़ाई जाती है। निर्जला एकादशी पे। और जयपुर में कब उड़ाए जाते हैं? सर जयपुर में मकर संक्रांति के। तो ऐसा क्यों है कि अलग अलग टाइम पे है वो ये पतंग उड़ाई जाती है? और पतंग उड़ाने के पीछे है वो क्या ऑब्जेक्ट क्या है? सर अभी वर्तमान में तो पतंग उड़ाने के पीछे सर शौकियाना ऑब्जेक्टिव ही है कि अपनी रुचि के हिसाब से लोग पतंग उड़ाते हैं। और जो डिफरेंस है वो मेरे हिसाब से ऐतिहासिक जो रहा है कि उदयपुर में जो गर्मियों के दौरान पतंग उड़ाने का सीजन रहा है वो ऐतिहासिक रूप से चला आ रहा है, तो उस हिसाब से डिफरेंस है। तो निर्जला एकादशी जो है वो पतंग उड़ाने के पीछे कोई लॉजिक है क्या? सर निर्जला एकादशी एक उत्सव की तरह मनाया जाता है उदयपुर में, तो उसी उत्सव को और उसमें जोश भरने के लिए शायद पतंग उड़ाने का भी कल्चर शुरू किया गया होगा पुराने। ये जो मैराथन करवाई जाती है इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है? सर मैराथन एथलेटिक्स में जो रेस होती है सर वो एक फिटनेस, कई प्रकार के सर कैंपेन के दौरान भी मैराथन कराई जाती है जिसमें कि जन जागरूकता जैसी चीजें जो होती है उसका ऑब्जेक्टिव होती है। उसके अलावा सर फिटनेस के लिए मैराथन का ऑर्गेनाइज किया जाता है। और सर एथलेटिक्स में जो है एक स्पोर्ट की तरह भी मैराथन का ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कि कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट की तरह उसे देखा जाता है। बांग्लादेश में है वो फिर हिंसा है वो भड़क रही है। बांग्लादेश क्या कारण मानते हैं? तो क्या क्या कारण है इसके? सर एक तो वहां पर कट्टरपंथी जो समर्थक हैं, कट्टरपंथी विरोधक, उनको ज्यादा फ्रीडम मिल चुकी है और वहाँ की सरकार जो है उनके खिलाफ एक्शन लेने में नाकामयाब साबित हुई है। उसके अलावा सर एक एंटी इंडिया कैंपेन वहां पर चलाया गया है जिसमें कि इंडिया की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, उस वजह से हिंसा बढ़ गई है। तो इंडिया की छवि खराब करने के पीछे क्या मकसद है? इंडिया से तो हमेशा है वो बांग्लादेश के हो अच्छे संबंध रहे हैं सर, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि अब है वो इंडिया एंटी है वो मूवमेंट चलाई जा रही है वहाँ पे? सर भारत और बांग्लादेश के हमेशा से एक बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान सरकार है ये लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार नहीं है, जबकि एक अंतरिम सरकार है, जिस वजह से ये मुझे लगता है कि ये वहाँ की जन भावना को रिप्रेजेंट नहीं करती है यहाँ की सरकार, और वो एंटी इंडिया। या कहीं है वो पाकिस्तान और वो चाइना का हाथ है? जी सर, ऐसी सुनने में आती है बात की वो डीप स्टेट का इसमें रोल है, परंतु इसके कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी अभी है वो कुछ प्रॉब्लम्स है वो सामने आई है। क्या है अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा क्या है? सर वर्तमान प्रॉब्लम से तो मैं अवगत नहीं हूँ, परंतु ऐतिहासिक रूप से सर जो अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा बताता है और उसे साउथ तिब्बत कह के वहाँ के साउथ तिब्बत कहा जाता है वहाँ पे, और वो अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को दिखाते हैं। हेट स्पीच बिल के बारे में सुना है आपने भी? जी सर, सुना है। क्या है ये हेट स्पीच बिल है वो? सर ये कर्नाटक विधानसभा में एक हेट स्पीच का जो कानून है उसे संशोधित करने के लिए लाया गया है, जिसमें सर मैं एग्जैक्ट प्रावधानों के बारे में तो अभी नहीं जानता हूँ, परंतु हेट स्पीच से रिलेटेड को रेगुलेट करने के लिए ये कानून लाया गया है। तो नाम सुना है केवल अभी आपने? जी सर, मैंने कि कर्नाटक विधानसभा में लाया गया है ये। और ये जो अभी लोकसभा में है वो SIR, देखो कितने घंटे की चर्चा हुई थी? सर 13 घंटे की चर्चा हुई थी। क्या था इसमें, क्या सार्थक चर्चा, क्या निकला इसका है? सर इसमें जो विपक्षी पार्टियां जो है ऑपोजिशन, वो SIR को बताता कि ये गैर लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे गृह मंत्री जी ने इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया था सदन में खड़े होके कि कैसे SIR की पावर संविधान में निहित है और कानून में निहित है, और वहां से इलेक्शन कमीशन जो है लॉफुल तरीके से ये SIR कर रहा है, और इसकी इंपॉर्टेंस को भी बताया गया था। तो SIR को है जो इलेक्शन रिफॉर्म का नाम क्यों देकर चर्चा करवाई गई वहां पे लोकसभा में? सर इस बारे में ये वंदे मातरम का भी इशू था। जी सर। ये क्या इशू था वंदे मातरम का? सर वंदे मातरम के जो अभी नेशनल सॉन्ग है इंडिया का, उसके 150 साल पूरे हुए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में चर्चा रखी गई थी संसद में। इसी पे चर्चा रखी गई थी, उसका कोई मुद्दा नहीं था? मुद्दा ये था कि जो वर्तमान सरकार है वो कह रही है कि जो
6 स्टेंजास में लिखा गया था वंदे मातरम, उसके सिर्फ 2 ही स्टेंजास को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति दी गई, जबकि बाकी के 4 स्टेंजास को नहीं दी गई, तो वो एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। आपने एलएलबी किया, एलएलबी की फुल फॉर्म क्या है? सर लीगम बैकलोरियस, ये लैटिन टर्म है, लीगम बैकलोरियस, ये बैचलर ऑफ लॉज इसका मतलब होता है। बैचलर ऑफ लॉज। अच्छा, ये कोई इंग्लैंड से एलएलबी करके आ रहा है, एक इंडिया से कर रहा है, क्या डिफरेंस है? मतलब दोनों क्या बोलते हैं? सर इंग्लैंड में जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उन्हें एक बैरिस्टर और सॉलिसिटर 2 वर्ड यूज किए जाते हैं, जबकि इंडिया में दोनों के लिए एक ही टर्म है, एडवोकेट। एडवोकेट एसोसिएशन और लॉयर एसोसिएशन होती है, 2 टर्म्स कैसे चल रही है? आप कह रहे हो कि सर एडवोकेट एसोसिएशन तो जो रजिस्टर्ड एडवोकेट्स है उनके द्वारा बनाई गई एसोसिएशन होती है, जबकि लॉयर्स एसोसिएशन में जरूरी नहीं है कि एडवोकेट्स ही हों। उसमें कौन होता है? ये तो कुछ सर लॉयर्स में सर जैसे जो जुडिशरी के जो मेंबर्स हैं वो भी लॉयर्स हैं, जो लॉ के प्रोफेसर हैं कॉलेजेस में वो भी लॉयर्स हैं, उसके अलावा जो अन्य न्यायविद हैं वो भी लॉयर्स की डेफिनेशन में आते हैं। बाकी जो एलएलबी सारे हैं वो लॉयर्स। हाँ जी। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है? सर यही है कि एडवोकेट्स एक सबसेट है और लॉयर्स एक बड़ा सेट है, जिसका एडवोकेट्स एक सबसेट है। अच्छा, प्राचीन जो है लॉ स्कूल्स के बारे में पता है? सर भारत के डाइबाग और मिताक्षरा। हाँ जी सर। क्या है? सर ये फैमिली लॉ के जो स्कूल हैं, जिसमें कि सर मिताक्षरा में ये माना जाता है कि जो संतान का जब जन्म होता है तब से ही वह इनहेरिटेंस के लिए राइट होता है, उसका पूर्वजों की संपत्ति में अधिकार होता है, जबकि दया भागा में पूर्वजों के निधन के बाद वो राइट जो है। श्योर है? जी सर। दया भाग में पूर्व निधन के बाद हो, उसमें सर मैं जितना मैंने पढ़ा उस हिसाब से बेसिक चीज है, बिल्कुल ही बेसिक चीज है। लॉ की स्टडी यहाँ से स्टार्ट होती है, मिताक्षरा दाईबाग से होती है। जी सर। चलो ठीक है। अभी फुल कोर्ट की मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी लास्ट? फुल कोर्ट की मीटिंग सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों जजेस की। सर जैसलमेर में जो हुई थी वो। ठीक है, क्या 2 डिसीजन लिए गए थे? सर इम्पोर्टेंट डिसीजन। सर इम्पोर्टेंट डिसीजन एक ये था कि एआई का जो है वो जजमेंट राइटिंग में प्रयोग नहीं हो सकता, जबकि लीगल रिसर्च में जुडिशरी के मेंबर्स उसे प्रयोग कर सकते हैं, पर जजमेंट राइटिंग में एआई का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। और सर इसके अलावा मैं भी टाइम बढ़ाने का दिया था जो आपने पहले बताया था, महीने में 2 सैटरडे जो है ना। जी सर। उसको अपन रखें। तो एआई का यूज कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर है, कौन सा है? सर सुपेस करके एक। सुपेस, ठीक है। एक लाइट्स भी है, लाइट्स पोर्टल क्या है? फुल फॉर्म पता है? नहीं सर। अच्छा ठीक है, आप बताएं कि इस्तिगासा क्या होता है? सॉरी सर। इस्तिगासा सर मैं अदम वारंट। सर नहीं टर्म से आपने प्रैक्टिस शुरू की? कोर्ट में नहीं गए? कभी नहीं गए? म्यूट कोर्ट क्या होता है? सर मूट कोर्ट जो कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं, जिसमें कि एक कोर्ट के रूप में वातावरण बनाया जाता है और एक प्रॉब्लम दी जाती है केस की, जो कि मिथ्या फैक्ट्स पे आधारित प्रॉब्लम होती है। वो फिर 2 टीम्स बनाई जाती है, एक रेस्पोंडेंट और एक जो प्लेंटिफ होता है, ऐसे फिर उनके बीच में कंपटीशन कराया जाता है। अच्छा, एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, एक होता है जुडिशियल ओवररीच, दोनों में क्या डिफरेंस? सर जुडिशियल एक्टिविज्म ऐसा कहा जा सकता है कि जो कानूनों के इंटरप्रिटेशन में जो गैप्स होते हैं उन्हें फिल करने के लिए जुडिशरी कई बार आर्टिकल 142 के अंदर कंप्लीट जस्टिस के तहत कुछ निर्णय देती है, जो कि लेजिस्लेटिव ड्रॉबैक्स को फिल करने के लिए किया जाता है, जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो जुडिशियल एक्टिविज्म है। जबकि जुडिशियल ओवररीच उसका एक आगे का पार्ट है, जिसमें कि सेपरेशन ऑफ पावर के विरुद्ध जाकर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के फंक्शंस में दखल देने का कार्य। एग्जांपल बताओ जैसे मैं उसमें बता। सर जुडिशियल ओवररीच का एग्जांपल जैसे अभी राष्ट्रपति और गवर्नर के खिलाफ मैंडेमस जारी करने का जो डिसीजन आया था आर एन रवि वर्सेस तमिलनाडु वाले केस में, तो उसमें ये इसे एक जो कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये जुडिशियल ओवररीच किया गया है कोर्ट के द्वारा।
तो उनको टाइम बॉन्ड के लिए क्या तब उस केस में बात कर रहे हैं? जी सर। वो तो वापस हटा दिए ना, उसमें क्या है? हाँ जी, वो उसमें हटा दिया, उसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर भी उसको उसके तो आपने एलएलबी की, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं जो है वो यदि जुडिशियल सर्विस में जाता हूँ तो मैं ज्यादा अच्छे से न्याय कर पाऊंगा? सर जैसा कि मैंने पूर्व में भी मेंशन किया कि जो फील्ड वर्क और मल्टी डायमेंशनल अपॉर्चुनिटीज जो नेचर ऑफ सर्विस है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, उस वजह से मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं यहाँ पे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगा। अच्छा, नहीं आप एक अच्छे लॉयर बन के भी कर सकते हो नेशनल सर्विस, तो वहाँ पे भी खूब डाइवर्सिटी। आप एसडीएम कोर्ट में करना चाहो तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप हाई कोर्ट में करना चाहो तो भी है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना चाहो तो भी अपॉर्चुनिटी है। जी सर, एडवोकेसी भी नोबल प्रोफेशन है, परंतु वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल बैकअप जो होता है वो नहीं मिलता है किसी भी लॉयर को। तो जुडिशरी से बड़ा कोई इंस्टीट्यूशनल बैकअप है ही नहीं। जी सर, वो जुडिशरी तो न्याय देती है, परंतु इंस्टीट्यूशनल बैकअप यानी कि प्लेटफॉर्म, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सरकार के द्वारा जो प्लेटफॉर्म दिया जाएगा वो जो है लीगल प्रैक्टिशनर को नहीं मिलता है, उस वजह से। अच्छा, हाल ही में अपने न्याय की देवता के उसमें कुछ चीजें चेंज की गई, जो जी सर। सिंबल क्या क्या की गई थी? सर जो न्याय की मूर्ति, एक तो उनके आंखों से पट्टी हटाई गई थी, दूसरा सर तलवार की जगह उनके हाथ में संविधान दिया गया था, और एक उनके आउटफिट में सर साड़ी को लाया गया था। क्या किया गया? सर ये जो भारतीय न्याय दर्शन है उसके अनुसार भारत में जो न्याय का अवधारणा है उसको ध्यान में रखते हुए और संविधान की श्रेष्ठता को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया कि हमारा जो देश है वो तलवार से नहीं परंतु संविधान से चलता है। एक वर्ग समुदाय द्वारा ये मांग की जा रही है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए, आपकी क्या राय? सर आर्टिकल 312 में भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का जिक्र किया गया है संविधान कहीं नहीं होता तो फिर वो कर देती ना राज्यसभा, इतना टाइम थोड़ी लगता है। नहीं सर, जिक्र किया गया है, पर उसमें ये पावर्स दी गई पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा यथानुसार जब उसे उचित समय लगेगा तब इसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को भी मतलब प्रावधान है, ये लोग ऐसे ही है जो लागू नहीं कर रहे हैं। सर प्रावधान ये है कि उसको लागू करने का जो राइट है वो राज्यसभा के पास रहेगा भविष्य में, परंतु उसका जिक्र किया गया है। वो तो सारी सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस जितनी भी है ना, उसमें पावर राज्यसभा को ही होता है। 312 में विशेष शक्ति है उसके पास। परंतु सर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का अलग से मेंशन किया गया है 312। आप श्योर है? जी सर। ठीक है, तो आपकी राय में क्या होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर होनी चाहिए। क्या तर्क है आपके इसके पीछे? सर क्योंकि जो हमारा लीगल सिस्टम है वो यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम है, जो सिविल लॉ है और क्रिमिनल लॉ है वो पूरे देश में एक समान लागू होता है, कि राज्य सरकार अपने कुछ कानून बना सकती है परंतु जो मेजर लॉज है वो सेम है, यूनिफॉर्म है पूरे देश में। और इस वजह से जो बेस्ट जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो निकल करके आएंगे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के माध्यम से, जिससे कि न्याय डिलीवरी ऑफ जस्टिस में फायदा मिलेगा। अच्छा, तो जस्टिस शब्द लगाते हैं लॉर्डशिप, जस्टिस क्या मतलब है? जस्टिस सर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके लिए जस्टिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वो जस्टिस सर न्याय, हिंदी में उन्हें न्यायमूर्ति कहा जाता है कि वो न्याय। डिस्ट्रिक्ट सेशन है, मजिस्ट्रेट कहते हैं, सेशन जज है ना? जी सर। तो सेशन और मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस है? सर सेशन जज और मजिस्ट्रेट जज सेशन जज के अधीन कार्य करता है। सेशन जज जो होता है वो क्रिमिनल लॉ में पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, जबकि मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो सेशन जज के नीचे कार्य करते हैं। नहीं, यस सर, एक जिला एवं सेशन न्यायालय, हाँ सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये कहते हैं। हाँ सर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में ये डिफरेंस होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो सिविल केसेस सुनता है। ठीक है, जजमेंट और ऑर्डर में क्या डिफरेंस? सर जजमेंट एक जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा पारित किया जाता है, जबकि ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा भी किया जा सकता है और जुडिशियल के द्वारा भी किया जा सकता है। अच्छा, तो जबकि जजमेंट कभी पढ़ा आपने? जी सर। उसमें ऑर्डर ही लिखा होगा, जजमेंट थोड़ी लिखा है, देखा तुमने? जी सर। सर जो फाइनल हियरिंग्स के बाद जो फाइनल वर्डिक्ट दिया जाता है उसमें जजमेंट ही लिखा होता है। जजमेंट लिखा होता है पक्का? ऑर्डर लिखा होता है, ऑर्डर और डेट आगे लिखी है। सर वो जजमेंट तो नहीं लिखा, दिखाई सर जो फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस होता है उसमें तो जजमेंट ही लिखा होता है सर। सही में? जी सर। आप अभी तक कोर्ट तो गए नहीं, आप कह रहे हो ऐसे? सर परंतु जजमेंट पढ़ा है मैंने। अच्छा, ठीक है,
तो आप बताएं मुझे कि आप एसडीएम बन जाओगे जी और सर। आपको ये लीगली चीजें भी पता है, ठीक है, तो आप ऐसे क्या इनोवेटिव करोगे कि आपको ये जो लोगों को देरी से जो न्याय मिल रहा है वो स्पीडी मिल जाए और उनके साथ में वास्तव में न्याय। सर एक एसडीएम के रूप में मेरी शक्ति ये होगी कि मैं जो लॉ एंड ऑर्डर होगा अपने क्षेत्र का वो मेरे हाथ में होगा, तो मैं पुलिस को त्वरित चार्जशीट फाइल करने और अनुसंधान लॉ एंड ऑर्डर क्या है? ये लॉ एंड ऑर्डर सब बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर होता क्या है ये लॉ एंड ऑर्डर? सामान्य कानून व्यवस्था से इसका तात्पर्य है कि जो कानून व्यवस्था है क्षेत्र की वो मेंटेन रहनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, जिससे कि जो भी क्राइम्स हैं वो उनमें कमी लॉ आए। एंड ऑर्डर का मतलब क्राइम होता है सीधा। सर क्राइम में रुकावट, कोई किसी भी प्रकार का अनरेस्ट नहीं होना चाहिए, शांति भंग नहीं होनी चाहिए, ये सब लॉ एंड ऑर्डर में आता है। अच्छा चलो ये तो आप कर दोगे, और क्या करोगे? सर इसके अलावा जो सर लीगल एड के बारे में जो आजकल बात चलती, तो सर जो वो तो लोक अदालत वैसे लगती है, शनिवार को लोक अदालत होती है। परंतु ज्यादा से ज्यादा केसेस लोक अदालत में जाएं और उनका वहां से हल हो, इसका भी मैं ऐसा तो एसडीएम चाहता ही नहीं कि लोक अदालत में जाए, वो बोलेगा नहीं तो ये मेरे को कौन पूछे। सर, परंतु जो मैं त्वरित न्याय दिलाने के लिए मैं सर इसमें लोक अदालत को प्रमोट करना चाहूंगा। अच्छा आप ये बताएं कि हाल ही में एक जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई, कहाँ? सर मद्रास हाईकोर्ट के जो कौन? जज हैं किस सर, जज के खिलाफ? सर मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ उनका। स्वामीनाथन जी। जी सर। ठीक है, तो क्या क्यों क्या कैसा किया जा रहा है? सर उन्होंने जो अभी एक हाल ही में एक जजमेंट दिया है जिसमें कि एक वहां पे जो हिंदू मंदिर है, मैं सर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है मुझे, परंतु वहां पर जो दीपम करके महोत्सव होता है तमिलनाडु का, वहां पर दीपक जलाने के लिए जो जोत जलाने की परमिशन दी है, और वो जो स्थल है वो दो समुदायों के बीच में विवाद का स्थल है, तो उसमें विपक्ष का ये कहना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और सेक्युलर भावना के विरुद्ध जाकर जजमेंट दिया गया है, इसलिए उनके खिलाफ महाभियोग है। ऐसा कई बार देखा गया है कि जो है अभी जैसे अरावली वाले ने भी जजमेंट दिया और रिपोर्ट्स के आधार पे दिया है, जो स्पिरिट ऑफ लॉ होती है ना, स्पिरिट वो नहीं देखी जा रही। अब उसमें उनको पता थोड़ी है कि भाई 100 मीटर में कितना क्या होता है, कितना बर्बाद हो जाएगा ये। जी सर, स्पिरिट ऑफ लॉ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी भी जजमेंट में नहीं देखी जा रही है सर, ऐसे कई लैंडमार्क जजमेंट्स जुडिशरी ने दिए हैं जो जिसमें कि स्पिरिट ऑफ लॉ दिखी है, और उन्होंने अपने 142 के अंदर अपनी जो विशेष शक्तियां हैं उसका प्रयोग करते हुए आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी कई जजमेंट्स दिए हैं, जैसे कि सर अच्छा आप राजस्थान सरकार की कोई भी 5 योजनाओं के नाम बताएं जो फ्लैगशिप हो। सर फ्लैगशिप योजनाओं में दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम अभियान, उसके अलावा सर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसे भी राजस्थान सरकार ने फ्लैगशिप में रखा है। अच्छा जी सर, और राज्य सरकार के द्वारा जो इनिशिएट की हुई और फ्लैगशिप हो सर जल जी सर ठीक जल स्वावलंबन मिशन है एक सर, वो रखा गया है। ठीक है, आपने बताया, तो चलो आप कहीं पोस्टेड हो जाते हो, उदयपुर से हो आप? जी सर। तो मान लो कहीं पे बाल विवाह हो रहा है और या फिर आपको कहा जाता है कि बाल विवाह से रिलेटेड जो भी है उसके बारे में भी बताओ, तो बाल विवाह रुकवाना है, ठीक है, तो हम 3 ही हैं जो हमारी बेटियों की शादी कर रहे हैं, बाल बच्चे हैं, आप हमें लोकल भाषा में समझाओ ताकि हम वो बाल विवाह ना करें। सर हमारी क्षेत्रीय लोकल भाषा में मैं आप सबने यही कहना चाहूंगा कि जो अपनी जो बेटियां हैं वनाने बनाओ लिखाओ तो आगे बढ़वारो वनाने अवसर मिलेगा, और जो अपने सरकारी भी योजना चल रही है लाडो प्रोत्साहन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरी की, तो वन में अगर आप सब वंडो फायदा उठाओगा तो आपकी बेटियां भी आगे बढ़ेगा, और वनारी इच्छा रे अनुसार बच्चे बनारो ब्याह कर दो तो वही भणारे लिए सब आपरी बेटी रे लिए सब ज्यादा हितरी बात वहां नहीं रहेगा। तो इसे वो मान जाएंगे? सर मैं प्रयास करूंगा इन्हें मनाने का, सर इससे तो नहीं मानने का। क्यों क्यों रोकते हैं चाइल्ड मैरिज, क्या प्रभाव होते हैं उसके? सर चाइल्ड मैरिज क्योंकि एक मेजोरिटी का कंसेप्ट है कि मेजोरिटी की एज के बाद ही इस विवाह करना जाना चाहिए क्योंकि उसे मैच्योर माना जाता है, तो वो उससे पहले जो
पहले शादी करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर एक तो वो कंसेंट देने की आयु नहीं हुई है उनकी, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो कंसेंट है वो उनसे बिना लिए उनकी शादी कराई जा रही है, उन पर थोपा जा रहा है। दूसरा सर जो मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं कि सर अर्ली प्रेगनेंसी वगैरह से जो मेडिकल इश्यूज हैं वो भी हो सकते कि अर्ली प्रेगनेंसी से क्या क्या इश्यू हो सकते हैं? हैं। सर अगर जो फीमेल है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, तो मैच्योर नहीं है, तो उनकी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, उनका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है उन्हें, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी सर इरेगुलरिटीज आ सकती आपको पता है कि नहीं पता? है। सर मुझे सामान्य ज्ञान है इसका। ठीक है, चलो आप ये बताओ कि जैसे चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड हो गया, तो आपको वो एक्ट बना हुआ है चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए, कोई एक्ट है क्या? जी सर, कौन सा है? अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज है। उसमें क्या प्रोविजंस है? सर एग्जैक्ट प्रोविजंस मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर उसमें जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में जो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड प्रोविजन है उसमें ये है कि उन्हें, हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? सर जो हिंदू कब आया? मैरिज को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट है वो, सर एक्ट ईयर तो नहीं पता सर। क्या है उसमें? सर उसमें चाइल्ड मैरिज का ये है कि यदि किसी माइनर की शादी 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद यदि किसी माइनर की शादी की जाती है तो वो मेजोरिटी की एज पूर्ण करने के बाद शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का उनके पास अधिकार होता है, और यदि वे कंटिन्यू करना चाहते तो वे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बस एक ही है? सर हिंदू मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज के बारे में, पर एक वो जैसे ये होता है कि भाई जैसे महिलाएं हैं वो अपनी, उनको भी जमीन या उसमें जो हिस्सेदारी होती है घर की प्रॉपर्टी में उसका भी अधिकार होता है, हाँ सर। पर जनरली वो एक्सरसाइज नहीं करती है। क्या नहीं करती सर? जनरली वो एक्सरसाइज नहीं करती है, वो गिव अप कर देती है अपने राइट्स को। तो ऐसे राइट्स को वो गिव अप ना करें, इसके लिए आप क्या क्या इनिशिएटिव लेंगे? सर इस राइट को गिव अप करने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट, हक त्याग का जो एक पत्र साइन करवाया जाता है महिलाओं से, वो उनका राइट है अगर वो हक त्याग करना भी चाहे, परंतु यदि जबरदस्ती किसी से हक त्याग करने को मजबूर किया जा रहा है तो उसके खिलाफ सर एक्शन लिया जाना चाहिए। और उसके खिलाफ तो होता ही है, वो तो फिर जबरदस्ती तो ले ही लेती है, पर ये नॉर्मली अपना राइट्स नहीं लेती है, तो आप नहीं मानते कि महिला सशक्तिकरण के अगेंस्ट में है ये कदम? सर ये जो फ्रीडम दिया गया महिलाओं को कि करना चाहे, क्लेम करना है, तो उन्हें इस राइट को तो उनसे नहीं छीना जा सकता। इसको प्रमोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बीइंग ए प्रशासनिक अधिकारी आपको प्रमोट तो नहीं करना चाहिए। क्यों? फिर तो आप इस लोग के अगेंस्ट में चले जाओगे। सर हत्या को प्रमोट नहीं करना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। चलो आप ये बताओ, आर्टिकल 21 है, उसको हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जी सर। कहा जाता है क्यों? सर जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। उसका एक बहुत ही व्यापक अवधारणा मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, जिसमें कि कई प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया। कौन से कई प्रकार के? सर जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डाई विद डिग्निटी जो पैसिव यूथनासिया को देता है। उसके अलावा सर अपनी स्वतंत्रता से अपने पसंद के पार्टनर से विवाह करना भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। उसके अलावा सर राइट टू स्लीप जो कि दिया गया था। फिर देखिए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सुना ना? जी सर सुना। क्या है सर? जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो ए.के. गोपालन वाद में इसे माना गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि इसमें जो विधि द्वारा अगर राइट टू लाइफ को बाधित करने के लिए अगर कोई कानून बना दिया जाता है तो उसे मान्य माना जाएगा, परंतु ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो एक व्यापक अवधारणा थी, जिसमें कि जो लेजिस्लेशन बना है जिसके द्वारा इसको राइट को एब्रोगेट किया जा रहा है उसमें सर उसकी स्पिरिट भी देखी जाएगी। जो ये कंसिस्टेंट जैसे कॉन्फ्लिक्ट चलता है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में चलता है। जी सर। तो इनिशियली जैसे वो जैसे जजमेंट्स आए थे, तो वो कौन कौन से जजमेंट्स थे और आज के दिन क्या स्टेटस है इनकी? सर इनिशियली जो जजमेंट्स आए थे उनमें मेजरली सर शंकरी प्रसाद वाद था। उसमें क्या था बताते जाओ, क्या क्या था उसमें? सर मैं एग्जैक्ट जो हर केस के
नहीं ध्यान कर पा रहा हूँ, परंतु मेजर ये थे कि जो आर्टिकल 39 में के जो प्रावधान है उन्हें लागू करने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स में आज के दिन क्या स्टेटस है फंडामेंटल राइट्स में? यदि कुछ परिवर्तन करना है, डीपीएसपी को लागू करना है, तो क्या होगा? सर फंडामेंटल राइट्स में जो परिवर्तन है वो संविधान संशोधन के माध्यम से किया जा सकता है, परंतु जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसे हानि पहुंचाएगी। ये ना हो चाहिए। ठीक है, एक ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, जी ये क्या होता है? सर कोर्ट के आदेश की अवमानना करना या जो किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणी जो जुडिशियल ऑफिसर है उसके खिलाफ करना, ये सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आते हैं। जिसमें दो होते हैं, सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जी सर। वो क्या होते हैं? सर सिविल कंटेम्प्ट में जो होता है सिविल रॉन्ग लगाया जाता है, जबकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट में सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। पीआईएल क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हाँ, क्या है मतलब? सर इसमें जो लोकस स्टैंडर्ड है उसको रिलैक्स किया गया है रिट पिटीशन फाइल करने के लिए, और इसमें कोई पार्टी जिसका पर्सनल रिट इन्वॉल्व नहीं है तो भी वो किसी मैटर को लेके सुप्रीम कोर्ट में रिट। ऐसे कोई 5 मैटर बताओ जिन्होंने पीआईएल ने काफी कुछ बदलाव किया आम आदमी के जीवन में। सर एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2 वाद हैं। उसके अलावा सर जो हुसैनरा खतून केस था, उसमें क्या था? सर हुसैनरा खतून केस जो मुस्लिम वुमेन के राइट्स को लेकर था। और सर एक टीएन गोदावर्मन वाद है जिसमें कि एनवायरनमेंट लॉ की पूरी जूरिस्प्रूडेंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी। वो तो एमसी मेहता में भी वही है, आप तो एनवायरनमेंट को लेके बैठे हैं। सर टीएन गोदावर्मन जो एनवायरनमेंट लॉ की जो सबसे प्रमुख जजमेंट में माना जाता है, क्योंकि मतलब इसमें एक नई प्रकार की रिट दी गई कोर्ट के द्वारा कंटिन्यूइंग मैंडेमस करके, जो कि ठीक है। व्हाट इज द प्रोसीजर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट जजेस? सर जो कॉलेजियम है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, वो उन्हें क्या कहते हैं रिकमेंड कर सकता है जजेस नंबर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स को, और वो मान लो राजस्थान हाई कोर्ट में कितने हैं आज के दिन जजेस? जस्टिस कितने हैं? सर 53। और उनको 60 करना है, सर कौन करेगा? सर कॉलेजियम के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ा सकता है। 53 है जज या 50 सैंक्शन पोस्ट 50 है, 53 कहां से? सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं। सर ये नेशनल हेरोल्ड केस क्या है, ये बार बार चर्चा में आता है। सर ये जो नेशनल हेरोल्ड एक पत्रिका चालू की गई थी, जो कि कांग्रेस के द्वारा ही चालू की गई पत्रिका थी आजादी से पहले, उसका सर जो शेयर्स हैं वो यंग इंडिया जर्नल करके एक कंपनी बनाई गई, उसको गलत तरीके से उसमें ट्रांसफर करने का एक केस है जिसमें गांधी परिवार इन्वॉल्व। जी सर। बताया गया। जी सर, क्योंकि यंग इंडिया जर्नल जो है वो गांधी परिवार की उसमें 76% शेयर होल्डिंग है, उस वजह से उनका काफी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या कंसेप्ट है? सर किसी भी जरूरी केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाया जाता है जब उसमें त्वरित निर्णय देना होता है, जिसमें कि रेगुलर हियरिंग की जाती है। जैसे कि अभी वर्तमान में जो रेगुलर कोर्ट्स है उनमें अगर एक एडजर्नमेंट मिलता है तो फिर अगली डेट में कई बार कई महीनों बाद मिलती है, 6 7 महीनों बाद भी अगली डेट मिलती है, जबकि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है उसमें रेगुलर हियरिंग होगी और जजमेंट पारित किया जाएगा। क्या कारण है कि जो बड़े जो सीनियर एडवोकेट हैं वो इमीडिएट है वो सुप्रीम कोर्ट में डेट ले लेते हैं, और एक आम आदमी है वो उसको है वो सालों तक है वो कोई हियरिंग ही नहीं होती है? सर लॉ तो सर सबके लिए सेम है, डेट लेने के लिए भी जो प्रोसीजर है, परंतु हो सकता है उनका जो अनुभव है उस वजह से वह अपनी बात को सही तरह से रख पाते होंगे कोर्ट तो के। क्या आप ये नहीं मानते हैं कि बड़े जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके केस जो है वो इमीडिएट है वो हियरिंग में आ जाते हैं? जी सर, ये पूरी तरह से तो नहीं माना जा सकता क्योंकि जस्टिस इज ए लग्जरी इन इंडिया। हाँ, क्यों नहीं माना जा सकता है? जो भी सर कपिल सिब्बल है वो अपना कोई भी केस है वो दूसरे दिन है वो लगवाने में सक्षम है। सर जस्टिस इज अ लग्जरी इन इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लिटिगेशन की कॉस्ट है वो काफी इंक्रीज हो गई है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, परंतु सर
जो कोई आम नागरिक भी है, वो कोई अर्जेंट मैटर लेके जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में तो भी नहीं होती है उसकी सुनवाई। सर अर्जेंट मैटर्स की लिस्टिंग, ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल सकता, किसी अपवाद केस में हो सकता है कि ना हुई हो। ये तो अभी सूर्यकांत ने ही कहा है, जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा है ये चीज। तो सो उन्होंने ये बोला है कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो बीच में आके मतलब किसी भी हियरिंग के, और वो सिर्फ एक ओरल बयान देके एक प्रैक्टिस बन गई, वो प्रचलन है, क्योंकि मेंशन्ड लॉ नहीं है परंतु एक वो प्रचलन बन गया सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स डेट ले लेते हैं ओरल मेंशन से, जबकि अब उन्होंने कहा है कि आपको रिटर्न सबमिशन देना होगा डेट देने के लिए। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया। आप जैसे ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बैठे अर्जित, कौन सा मॉक था आपका ये? सर मेरा तीसरा मौका। तीसरा मॉक था। तो पहले मॉक, दूसरे मॉक और तीसरे मॉक में क्या डिफरेंस करेंगे आप जी? तो इस मॉक में तो एक तो ड्यूरेशन ज्यादा थी मॉक की, तो मतलब तो ड्यूरेशन ज्यादा थी, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो भी ज्यादा थे, और मेजर डिफरेंस तो ये था। उसके अलावा जो प्रश्नों की हर तरह के प्रश्न पूछे गए थे, सिचुएशनल भी पूछे गए, और मेरे लीगल अभी तक जो मैंने मॉक दिया उसमें से पूरा ज्यादातर क्वेश्चन मेरे ग्रेजुएशन पे चला, इसमें भी ग्रेजुएशन पे गया, परंतु इसमें दूसरे भी क्वेश्चन पूछे गए, कवर किए गए। जी सर। कैसे इवैल्यूएट कर रहे हो आप मुझे? सर अपने आप को? हाँ सर एवरेज ही इवैल्यूएट कर पा रहा हूँ अभी तो। देखिए कॉन्फिडेंस तो आप में खूब है, फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा है, जो जवाब जो दे रहे हैं वो भी है वो ठीक है। थोड़ा सा इस ग्रेजुएशन के अलावा जो है वो आपको तैयार करने की आवश्यकता है। एक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे, या तो आप सुनते नहीं हो ठीक से। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आप बता रहे हो अपॉइंटमेंट का। सर वो स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला एग्जैक्ट प्रावधान को ध्यान से। हाँ तो मना तो मना कि स्ट्रेंथ सॉरी बोल के मना। हाँ उसको सॉरी नहीं बोलना। आप ब्रह्म ज्ञानी तो हो नहीं। जी सर। वकील है कि सब अपने आप को सॉरी बोलते नहीं है, वकील सॉरी, लॉ में सॉरी बोलते ही नहीं। तो वो एटीट्यूड थोड़ा सा आपको संवेदनशील बनना पड़ेगा। जुडिशरी में लोग सेंसिटिव थोड़े कम होते हैं, उस बैकग्राउंड से जो आते हैं वो सिर्फ हर चीज को लॉ से ही मेरिट्स पे ही बात करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, सिविल कंटेम्प्ट होता है। ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो बैठी बैठी कह देता है कि कल से इस देश पे है वो 100% टैक्स टैरिफ लागू कर दे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ कह रहा है कि क्या वहां के लॉ में है वो केवल प्रेसिडेंट को इस तरह के अधिकार, सारे अधिकार प्रेसिडेंट को दे रखे हैं। सर उनकी एग्जीक्यूटिव पावर में है ही कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम फिर उनके खिलाफ में वो कोर्ट में केस क्यों दायर हो रहे हैं? सर वो वहाँ पे हो सकता है कोई प्रावधान, सब में एग्जैक्ट 17 स्टेट या 19 स्टेट्स में है वो, उनके ऊपर है वो कि वो जो लिटिगेशन है वो लगाए हैं वहाँ की हाई कोर्ट में। उस बारे में ध्यान लगाए हैं, आप देखना। तो कोई भी प्रेसिडेंट है वो कि ये बैठे बैठे ये कह सकता है कि उस देश पे ये लगा दो आप जो वहाँ पे जो वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें सर प्रेसिडेंट वो जो बयान देते हैं उसको फिर लीगल तरीके से उसमें ऑर्डर पारित करते होंगे। कैसे ऐसे कैसे करेंगे? वहाँ का जो पार्ट ऑफ H1 वीजा है वो 10 लाख फीस है, उसकी 1 करोड़ फीस कर दो। पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव है ना वो, एग्जीक्यूटिव कुछ भी करती है तो विदाउट, तो ये तो मिसयूज ऑफ पावर्स हो गया ना। सर पर वो सर लॉ में उसे पावर दी हुई, वहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है ना जो प्रेसिडेंशियल। ऐसा कोई लॉ है वहाँ पे सर, नेशनल इमरजेंसी एक्ट करके ऐसे कुछ बना हुआ है उसमें बोलता है। तो ऐसी क्या सिचुएशन है, क्या इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है क्या अमेरिका में कि इस तरह की जो डिसीजंस है वो लगातार डोनाल्ड ट्रम्प इस जो कार्यकाल में है वो ले रहे हैं? उसके बाद में तो ध्यान इस तरह की चर्चा भी आप, इस तरह के क्वेश्चंस भी आप देख लेना, क्योंकि यदि इन चीजों पे चालू हो जाती है कोई चर्चा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सब चीजें हैं। तो हाँ जो इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं उनकी भी
अवहेलना हो रही है, WTO की है वो जो रिलीवेंस जो है वो खत्म की जा रही है। और इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट अपन ने चेक हैं? इकोनॉमी वाले एस्पेक्ट में अपन ने क्वेश्चन पूछ नहीं पाए। इकोनॉमी वाले पार्ट में इकोनॉमी IR और इकोनॉमी आप देख लेना, हम तो नहीं चेक पाए, पर आप अपना देख लेना। बाकी ओवरऑल है वो ठीक है, बढ़िया है आपका। अभी डेट नहीं आई है और तैयारी कर लो थोड़ा सा है वो, कई जगह कैजुअल ले जाते हो आप, से बढ़ गया। कई जगह कैजुअल ले जाते हो आप, कैजुअल नहीं ले जाके यदि उसमें कंफर्म नहीं है तो आप मना कर दे तो वो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, जन्म से होता है और उसमें जन्म से नहीं होता है। मिताक्षरा में मेन अंतर ये है। मिताक्षरा में जन्म से होता है और दयाभागा में जन्म से नहीं होता। ये देखना है हमारा, है ना, इसको देख। ठीक ये तो बहुत बेसिक चीज है।